नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो 2004-5 में पूछा गया है। इसमें व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में विदेह की राजधानी वैशाली यानी बिहार के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रिक गण के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया यानी बिहार नामक स्थान पर संबोधि यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में अपना पहला धर्मोपदेश उन 5 भिक्षुओं को दिया था जो तपस्या के दौरान उनके साथ रह चुके थे। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरह थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरह थी। वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र स्थान माना गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध में हर्यक वंश का शासन था और उसकी राजधानी राजगिरह या गिरिव्रज थी। उदायन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। महापदम नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। महापदम के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें से अंतिम शासक संभवतः धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। बौद्ध साहित्य में जिसे घनानंद कहा गया है, उसे ही यूनानी लोग अग्रमीज या जैंद्रमीज कहते हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इस नंद वंश को समाप्त करके मौर्य राजवंश की नींव डाली। इस प्रकार नंदों के बाद मगध पर मौर्य राजवंश का शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से होती है। कौशल नरेश प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्याति लब्ध वैद्य जीवक, वैयाकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या तथा वैद्यक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा के केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व वर्षों तक उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस सभा में बौद्ध ग्रंथों का प्राकृत से संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया गया तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये विशाखा दत्त थे मुद्रा राक्षस के लेखक।
इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विशाखा दत्त गुप्तकालीन ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, बाणभट्ट की हर्षचरित कादंबरी तथा कलहन की रचना राजतरंगिणी थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसको बाणभट्ट ने लिखा था, हर्षचरित्र को। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने की थी। यह ग्रंथ हर्ष का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथों की रचना की थी। पहला है नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। बाणभट्ट के एक अन्य ग्रंथ कादंबरी से भी हर्षकालीन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श अर्थात लाखों को दान देने वाला भी कहा जाता था। इसके द्वारा दिल्ली में कुवत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्कों का प्रचलन सल्तनत काल में कराया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पदवी, गुजरात में नवसारी की जागीर भेंट स्वरूप 1 लाख स्वर्ण टके एवं राज छत्र आदि प्रदान किए। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने विचारों को प्रचार प्रसार में जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया। ऐसा करने के कारण उनका जनता से संपर्क अधिक बढ़ा। साथ ही इस ढंग से वे जन भाषाओं और उनके साहित्यों की समृद्धि का माध्यम भी बने। कबीर ने सधुखरी भाषा, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के उन्नयन में सराहनीय योगदान दिया। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो ये लोक आचरण अधिकारी था। यानी मुगल प्रशासन में मुहतसिब को लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए और मुख्यतः यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है कि नहीं, जबकि मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा बिहार। यानी अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये अपना बिहार था। अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1855-56 का संथाल विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने विद्रोह का दमन कर दिया। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया तथा फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसको जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर के चर्बी के प्रयोग की आशंका ही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। इसकी व्याख्या देखते हैं। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था।
विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग तथा प्रेम योग नामक पुस्तकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के नेता बिरसा मुंडा, जबकि सिद्धू एवं कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह 1855-56 से था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसको स्वामी विवेकानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वामी सहजानंद। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा एवं कृषि क्षेत्र की समस्याओं के जानकार एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। इसकी हम व्याख्या देते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को है। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया। 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 ईस्वी में की थी। उन्होंने समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। स्वामी जी ने अपने मूल विचारों को इसी ग्रंथ में व्यक्त किया। स्वामी जी ने वेदों को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार बताया। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध तथा झूठे कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। 1883 ईस्वी में अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता में हुआ था। यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन यानी गुप्त क्रांतिकारी सभा था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना तथा लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद के अनुसार कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स संबंधित थे। इसी नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी हम व्याख्या देते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। इसकी हम व्याख्या देते हैं। 35 वर्ष की आयु में अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले वे सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। 1940 में वे दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने गए तथा जून 1946 तक इस पद पर बने रहे। अतः उन्होंने क्रिप्स मिशन यानी 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की थी। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी दलित वर्ग के लिए 71 सीट और
147 सीटें निर्धारित की गई थी। यानी सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए 71 सीट निर्धारित किया गया था, जबकि पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 147 सीट निर्धारित किया गया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न सांप्रदायिक एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं हो सकी थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया था। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इसके अनुसार मुसलमान, यूरोपीय तथा सिख मतदाताओं के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीट की ही व्यवस्था की गई थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल 1940 से 45 तक था। ध्यातव्य है कि लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली 1945 से 51 भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये जमनालाल बजाज थे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सेठ जमनालाल बजाज ने 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया। ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य प्रमुख अधिवेशन, आयोजन स्थल एवं उनके अध्यक्षों की सूची निम्नलिखित है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। अधिवेशन यानी 44वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, कब हुआ? तो 1929 में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला है 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। कब हुआ? तो 1940 में। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला है 54वां अधिवेशन। यह कहाँ हुआ? तो ये मेरठ में हुआ था। और ये कब हुआ? तो 1946 में। इसके अध्यक्षता किसने की? तो JV कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की। अगला है 55वां अधिवेशन जो जयपुर में हुआ था। ये कब हुआ? तो 1948 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अबुल कलाम आजाद होंगे। इसकी व्याख्या देते हैं। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उसे दारुल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदवाह नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबद्ध थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना 1920 में की गई। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका यानी बंगला, कलकत्ता 1868 में शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार कांति घोष संस्थापक संपादक जुड़े थे। यानी अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ करता था और यह बंगला भाषा में हुआ करता था। इसके संस्थापक थे तुषार कांति घोष। और आगे देखते हैं,
एस बनर्जी के संपादन में, बंगाली हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादन में हिंदू पेट्रियाट, जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेशम मित्रम का संपादन होता था। गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की थी। यानी एस बनर्जी के संपादन में, बंगाली और हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादन में हिंदू पेट्रियाट और जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रम का संपादन होता था। गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देश में चारों ओर सरकार विरोधी प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। इसलिए वायसराय इरविन ने तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के मध्य शांति स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा। इसी उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरबदा जेल भेजा गया, जिससे वे लोग गांधी जी के साथ समझौते के ऊपर विचार विमर्श कर सके। व्यापक विचार विमर्श के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने को अधिकृत किया। इस प्रकार गांधी जी और इरविन ने 5 मार्च 1931 को समझौता किया। इसी समझौते से गांधी जी लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध, इसकी व्याख्या देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष एक कायस्थ कुल से थे। उन्होंने 1890 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे 1906 से 1910 तक क्रांतिकारी नेता रहे। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली थी। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बाढ़ कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ आता है, सही है। भूकंप कहाँ आता है? तो भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आता है, सही है। सूखा कहाँ आता है? तो सूखा मध्य पूर्वी भारत में सूखा आता है, ये सही है। चक्रवात कहाँ आता है? तो झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बाढ़ यानी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ से प्रभावित होता है। भूकंप ये हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आता है। सूखा ये मध्य पूर्वी भारत में आता है और चक्रवात ये झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये कथन सही है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई, ये भी सही है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, तो ये भी सही है। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप ही ये गलत है। यानी 1, 2, 3 सही होगा, चौथा गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय एक तृतीयक मोरदार पर्वत श्रेणी है जो भारत एवं चीन के बीच स्थित है। लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व तिब्बत पठार के दक्षिण तथा भारतीय प्लेट के उत्तर टेथिस भूसन्नति थी। इन दो कठोर स्थल खंडों से आने वाली नदियों द्वारा लाया गया अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा हुआ, जिससे भूसन्नति की तलहटी लचकती गई। प्लेट विवर्तनिक के कारण भारतीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होकर 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर प्रवाहित होना शुरू हुई। तिब्बत शिल्ड ने अवरोधक का कार्य किया। भारतीय प्लेट के दबाव से टेथिस भूसन्नति का अवसाद 3 चरणों में ऊपर उठा, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय श्रेणियों का जन्म हुआ। शेष तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न पे मतभेद है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त बिहार अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत में गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के मिलने तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, बंदरगाहों आदि के कारण ही लौह इस्पात संयंत्र मुख्यतः पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग यानी 41% है। इसके बाद घरेलू उपयोग 26% है, जबकि कृषि 18% है तथा व्यावसायिक 8% क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। गत दशकों में भारत में ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हुई। 30 सितंबर 2022 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयले से सर्वाधिक 50% ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन क्रमशः तापीय यानी 57.9%, जल विद्युत 11.5% तथा परमाणु ऊर्जा 1.7% से किया जा रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा उत्पादन में 4th स्थान पर है तथा सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर है। अतः विकल्प डी सही है, अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात और बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो। जब चंद्रमा बीच में हो, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसकी हम व्याख्या देते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून को ही होता है। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। यानी जो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं है वो लेबनान के साथ है, सीरिया के साथ है, जॉर्डन के साथ है और मिस्र के साथ है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र स्थित है। अगला प्रश्न है, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह कटक डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। यह कौन सा कटक है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। डॉल्फिन चैलेंजर कटक की लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है। यह कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? तो चंद्रमा से उठता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महासागरों में ऊंची जल तरंगों का कारण चंद्रमा है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक नजदीक है। ध्यातव्य है कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णिमा व अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा मिलकर समकोण बनाती है तो चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फलतः निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है।
यह स्थिति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 यानी रेल मार्गों की सूची और सूची 2 जोड़ने वाले स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं, बी हो जाएगा। यानी यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये किसको जोड़ता है? तो ये पेरिस से वारसा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस से वारसा। अगला है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ये जोड़ता है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को। अगला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जोड़ता है, नहीं ये गलती हो गया, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये जोड़ता है पेरिस को वारसा से। किसको जोड़ता है? पेरिस से वारसा को। अगला है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ये जोड़ता है ब्यूनस आयर्स से वालपराइंजो को। तीसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जोड़ता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक को। अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये जोड़ता है पेरिस से इस्तांबुल को। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग ये पेरिस से वारसा को जोड़ता है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स से वालपराइंजो को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ओरिएंट रेल मार्ग ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। आइए हम देखते हैं। पहला है 1991 से 2001 दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। अगला है, इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, यानी ये सही है एक और इसका आंसर 4, यानी 4 भी सही है। 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, ये भी सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.54% थी। सन 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर घटा। 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.8% था, जो वर्ष 2001 में 21.6% रह गया। 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का 48% जनसंख्या निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 महानगर एवं 7 मेगा सिटी है। इन मेगा सिटी के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद तथा अहमदाबाद आते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र में 50.81 मिलियन शहरी जनसंख्या है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा। 2001 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38%, यानी अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 54.74%, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 64.11% और हरियाणा की 68.59% व बिहार की 47.53% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% है। बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम यानी 61.8% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 65.4% है और मध्य प्रदेश की 69.3% है और हरियाणा की 75.6%। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ये अपना उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये 1921 का वर्ष हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से तथा अनुच्छेद 22 का संबंध कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है।
यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग लगाने हेतु संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को तत्संबंधी सूचना देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। वर्तमान लोकसभा के सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र की सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अतः प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। साथ ही समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन शामिल किया गया। कृषि तथा पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध व संधि, बैंक, मुद्रा निर्माण, बीमा, डाकतार, टेलीफोन व बेतार आदि संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर की कार्यपालिका का प्रधान सदर-ए-रियासत होता था और वह राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था, किंतु जम्मू कश्मीर के 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 द्वारा यह प्रावधान समाप्त किया गया। फलतः सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम हो गया और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा हुई थी। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ज्ञातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। पांचवा कौन है? अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी रिटें निकालने के लिए प्राधिकृत है। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। इस समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायत राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। समिति ने गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ही स्थानीय निकायों हेतु चुनाव संपन्न कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद
एक नया अध्याय भाग 4 का क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में जिले में किया गया। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 में तथा बाद में अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। इसकी हम व्याख्या देते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र यानी व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश योगदान यानी बढ़ता जाता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.8% है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 28.2% है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53% है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो PC महालनोबिस ने इसको तैयार किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। इस योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय में 4.5% की वार्षिक वृद्धि और रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के समय 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि शाख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विलय द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 ईस्वी से हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह है कि आज भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी तथा GDP के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। इसकी हम व्याख्या देते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्तमान में शीर्ष कहवा उत्पादन वाले राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कथन एक कह रहा है कि गति सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया और कारण है इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की में कमी आई, तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी A सही था और R गलती है। ये हो जाएगा, यानी A सही है किंतु R गलत है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 80 के दशक के अंत में भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर
संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाया, किंतु इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी नहीं आई। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 और 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। ये सही है। अगला है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी के विस्तार तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन आदि का समाकलन करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो ये ब्याज दर हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी का उपकरण है करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक नीति एवं साख नीति का उपकरण है, जबकि प्रश्न के अन्य विकल्प राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये हो जाएगा निगम कर। प्रश्नकाल के दौरान प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक योगदान निगम कर का लगभग 21% था। वर्तमान 2022-23 में करों की हिस्सेदारी निम्नलिखित है। वस्तु एवं सेवा कर यानी अप्रत्यक्ष कर में 16%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी ये भी अप्रत्यक्ष कर इसमें 7%, सीमा शुल्क 5% और निगम कर 15%। और आयकर में प्रत्यक्ष कर कितना है? 15%। यानी आयकर और निगम कर ये दोनों कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6015 थी, जो कि देश में सबसे कम थी। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दिल्ली की है। देश में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 50,555 है। अगला प्रश्न है, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 सही है। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। दूसरा है, पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। ये भी सही है। अगला है, लेटिन अमेरिकी, उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, सही है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ये भी सही है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ये भी सही है। दुग्ध उत्पादों में भारत विश्व में अग्रणी स्थान है। ये भी सही है। अगला है, विश्व की 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो संसार में सर्वाधिक है। मर्रे डार्लिंग का क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 1/3 ऊन उत्पन्न करता है। भेड़ के मांस के निर्यात में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। विश्व में मक्का उत्पादन 80% संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, किंतु उत्पादन 80% जानवरों को खिलाया जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सरल लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है, घटाने पर घटता है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π × √L/G होता है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है।
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, अतः वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को ही वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ज्ञातव्य है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों अर्थात बैगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी, आसमानी, नीला का संयोजन होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पित्तल में कौन सी धातुएं हैं? तो इसमें तांबा और जस्ता होता है। पित्तल में 70% तांबा और जस्ता 30% धातुएं होती है। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, मूर्ति व बर्तन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चूहे मारने के लिए रेड्रोसाइट नामक रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है जो अत्यंत जहरीला रसायन है। चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फेट से भी बनती है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसे आशा धातु भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य करता है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन के कारण, यानी तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्या हो जाती है? जल जाती है। किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। औद्योगिक विधि में शक्कर के किण्वन द्वारा इथाइल अथवा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यह एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक एवं द्रव शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। मैथिल अल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया गया था। यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जाता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जाता है। कमरे को संपीड़ित गैस छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, नलिका में भरी ऑर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफी गर्म हो चुके हों। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। सोने को घोला जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में घोला जा सकता है सोना को। सोना एक नोबेल धातु है, उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। सामान्य द्रव्यमान होने पर अन्य ईंधनों की तुलना में हाइड्रोजन का दहन अधिकतम उष्मा उत्पन्न करता है। जलने यानी दहन पर हाइड्रोजन जल बनाता है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा होती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हेमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा एक रंजक हीम
4% से बना होता है। हिम अणु के केंद्र में लोहा होता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये एक पेड़ से मिलता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एस्पिरिन जो है ये विलो पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। यह ज्वारनाशक तथा पीड़ानाशक है। चिकित्सा में यह मुख्यतः दर्द के रूप में उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग होता है। नाइट्रोजन वनस्पति वृद्धि करने में सहायक होता है तथा हरे रंगों को बढ़ाता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, पौधा पीला होने लगता है तथा उत्पादन कम हो जाता है। पौधे पर पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन होती है तो कारखानों से होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आदि द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण घटने वाली वातावरणीय घटना को अम्ल वर्षा कहते हैं। मुख्यतः उद्योगों तथा यातायात के उपकरणों से निःसृत गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है तथा ओस या वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। यही अम्ल वर्षा कहलाती है, जो पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदाय के लिए काफ़ी घातक है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह के विद्रोह 1857 को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने अगस्त 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये हो जाएंगे फणींद्र नाथ घोष। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गया बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में 1938 में तथा रामगढ़ यानी झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः सुभाष चंद्र बोस तथा अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था तो 93 सीटों के लिए। अब करंट अफेयर और